तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की यूनिट फर्स्ट को। तो हम एक करके सारी यूनिट्स को कवर करवाएंगे और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे और नोट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ने के वाले हैं। तो सबसे हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट की डेफिनेशंस को, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या है एनवायरनमेंट के, एनवायरनमेंट के सेगमेंट्स हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, स्कोप और इम्पोर्टेंस को पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट के। अब एनवायरनमेंट के प्रति पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत क्या है वो पढ़ेंगे, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इकोसिस्टम का फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ेंगे। बैलेंस इकोसिस्टम क्या होता है वो हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज का क्या इफेक्ट पड़ता है फूड पे, शेल्टर पे, हाउसिंग पे, एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे, माइनिंग पे, ट्रांसपोर्टेशन पे। ठीक है। फिर हम देखेंगे इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी क्या है एनवायरनमेंट के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगले 45 से 50 मिनट जो हैं इस वीडियो में आप मेरे को दीजिएगा, और 110% कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो का जो मतलब इसे सारे टॉपिक्स हैं आपको 110% समझ में आ जाएंगे और आप अच्छी तरीके से एग्जाम में लिख के आएंगे। ये मेरा दावा है। और दूसरी चीज, मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और आपका सपोर्ट की हमें जरूरत है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एनवायरनमेंट क्या होता है। तो एनवायरनमेंट क्या है? इट इज एवरीथिंग अराउंड अस, यानी कि जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं वो सब एनवायरनमेंट है। जो हवा हम सांस के लिए यूज करते हैं, यानी कि जो हवा हम सांस में ले रहे हैं अंदर, जो पानी हम पीते हैं, जिस धरती पर या जमीन पर हम रहते हैं, एंड इवन द पीपल, जो हमारे आसपास लोग हैं, जानवर हैं, प्लांट्स हैं, इनके साथ हम ये पूरी दुनिया को शेयर कर रहे हैं, वो सब क्या है? वो एनवायरनमेंट है। यानी कि एनवायरनमेंट जो है वो मिक्स है लिविंग थिंग्स का, जैसे कि ट्रीज हो गए, एनिमल्स हो गए या ह्यूमंस हो गए, और नॉन लिविंग थिंग्स का। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि सॉइल, वाटर, एयर, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और इन दोनों का जो मिक्सचर है उसी को एनवायरनमेंट बोलते हैं। यानी कि हमारे आसपास जो भी कुछ है वो सब एनवायरनमेंट है। और ये सारे जो एलिमेंट्स है, चाहे वो नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, वो सारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं काफी सारे तरीकों से। और इसी तरीके से हमारा ये एनवायरनमेंट बनता है। तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? इट इज एवरीथिंग अराउंड अस। दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो हमारे एनवायरनमेंट को बेसिकली हमने दो टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। पहला है नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा है मैन मेड एनवायरनमेंट। अब हम एक एक करके इन दोनों को पढ़ने वाले हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? जो कि नेचर ने, यानी कि भगवान ने बनाया है। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? जो दुनिया भगवान ने बनाई है वो नेचुरल एनवायरनमेंट है, यानी कि द वर्ल्ड एज नेचर मेड इट। तो ये वो पार्ट है एनवायरनमेंट का जो कि खुद से एग्जिस्ट करता आ रहा है सालों से, और इसमें ह्यूमंस की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। इन सेंस मतलब कि ह्यूमन ने इसको डेवलप नहीं किया है। जो एनवायरनमेंट सृष्टि में ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट है। ठीक है। तो और नेचुरल एनवायरनमेंट में ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहा है उसको बनाने में। तो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर चार चीजें आती हैं। पहला है लैंड, दूसरा है वाटर, तीसरा है एयर और चौथा है लाइफ। लैंड यानी कि लिथोस्फियर। तो लिथोस्फियर, नेचुरल एनवायरनमेंट को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्दर टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स के जरिए रखे दो टाइप्स की। पहला है नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा है मैन मेड एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट को हमने चार टाइप्स में फर्दर डिवाइड किया है, वो मैं आपको डायग्राम समझा दूंगा। पहला है लिथोस्फियर, दूसरा है हाइड्रोस्फियर, तीसरा है एटमॉस्फियर, चौथा है बायोस्फियर। लिथोस्फियर क्या है? यानी कि लैंड वाला जो पार्ट है उसको लिथोस्फियर बोलते हैं। लैंड मतलब माउंटेन्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, डेजर्ट्स हो गई, वैलीज हो गई, सॉइल हो गई, और जहां पर भी हम अपना घर बना रहे हैं, यानी कि जो पूरा लैंड वाला जो एक स्फीयर है ना, तो लैंड वाला पार्ट है उसको बोलते हैं लिथोस्फियर। लैंड में सब कुछ आता है, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, वैली, सॉइल। दूसरा है वाटर, यानी कि हाइड्रोस्फियर। हाइड्रोस्फियर के अंदर क्या क्या आता है? ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर और अंडरग्राउंड वाटर। ये भी हाइड्रोस्फियर का ही पार्ट है और ये इसेंशियल है सारे लिविंग बींग्स के लिए। ठीक है। तीसरा है एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर मतलब ये इनविजिबल ब्लैंकेट है गैसेस की अर्थ के अराउंड, जो कि हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है और हमको हार्मफुल जो सन की रेज हैं उनसे बचाती है। चौथा जो हमारे पास नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी कि वो पार्ट जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं,
चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो ह्यूज एलिफेंट हो, चाहे हम लोग ही हों, हम सब लोग बायोस्फीयर का हिस्सा हैं। ठीक है, यानी कि बायोस्फीयर जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो टाइनी बैक्टीरिया हो, चाहे वो ह्यूज एलिफेंट्स हो, वो सब इकोसिस्टम के अंदर फॉर्म होते हैं बायोस्फीयर में। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है बायोस्फीयर का? अमेजोन रेन फॉरेस्ट हो गया, गंगा रिवर हो गया, हिमालयाज हो गए, कोरल रीफ्स हो गए ओशियंस के अंदर। अब हमने नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मैन मेड एनवायरनमेंट को, यानी कि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को, यानी कि जो सृष्टि ह्यूमंस ने बनाई है, जो कुछ भी इस सृष्टि पर ह्यूमंस ने बनाया है वो मैन मेड एनवायरनमेंट है। तो ये जो एनवायरनमेंट होता है वो ह्यूमंस ने मॉडिफाई किया है या क्रिएट किया है ताकि उनकी जो लाइफ है वो इजी हो जाए और मोर कंफर्टेबल हो जाए। जैसे कि शहर और टाउन्स, अर्बन एनवायरनमेंट। तो मैन मेड एनवायरनमेंट को भी हमने चार प्रकार में बांट रखा है। पहला है अर्बन एनवायरनमेंट, दूसरा है हमारा इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, तीसरा है एग्रीकल्चरल एनवायरनमेंट, चौथा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अर्बन एनवायरनमेंट यानी कि जहाँ पे सिटीज और टाउन्स हैं उनको हम अर्बन एनवायरनमेंट बोलते हैं। जैसे कि घर हो गए, रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गई, शॉपिंग मॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सारे जो एनवायरनमेंट बना है, अर्बन एनवायरनमेंट जो है वो मैन ने बनाया है ताकि उनकी लाइफ कन्वीनियंट हो जाए। ठीक है, और ज्यादा वो तरीके से, अच्छे तरीके से रह पाए। तो अर्बन एनवायरनमेंट मैन मेड एनवायरनमेंट है। दूसरा इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, यानी कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज भी इंसानों ने बनाई है, तो वो भी एक टाइप का एनवायरनमेंट है मैन मेड। तीसरा टाइप का होता है एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट, यानी कि ह्यूमंस जो हैं वो खेती करते हैं, एनिमल्स को रेयर करते हैं अपने खाने के लिए, एक्सेसिव यूज करते हैं केमिकल्स का, हार्म करते हैं सॉइल को और वाटर को। तो ये जो एनवायरनमेंट बनाया है ना एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट, वो भी ह्यूमंस ने बनाया है। चौथा टाइप का एनवायरनमेंट जो ह्यूमंस ने बनाया है वो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जैसे कि मोबाइल नेटवर्क्स, सैटेलाइट्स, इंटरनेट, जिसके थ्रू आप आज ये वीडियो देख पा रहे हो। तो इस तरीके से जो एनवायरनमेंट बनाया है ताकि हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, वो भी ह्यूमंस ने ही बनाया है। इसका एग्जांपल क्या है? मेट्रो सिटीज लाइक मुंबई, न्यूयॉर्क, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, पावर प्लांट्स और आर्टिफिशियल लेक, ये सब मैन मेड एनवायरनमेंट के अंदर आता है। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट जो कि इस भगवान ने दिया है, ये डायग्राम आपको अपने दिमाग में जब मैन मेड और नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में आप बताएंगे ना, तो आपको ये याद आ जाएगा डायग्राम, आई हो। ठीक, तो मैं नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? जो भगवान ने खुद से बनाया है। मैन मेड एनवायरनमेंट क्या है? जो कि हम लोग बनाते हैं, इंसानों ने बनाया है। फैक्ट्रीज हो गई, घर हो गए, ये सब जो भी रोड्स वगैरह हैं, ब्रिजेस हैं, नेटवर्क वाला क्षेत्र है, ट्रेन वगैरह, ये सब किसने बनाए हैं? ये सब ह्यूमंस ने बनाया है। आई होप आपको समझ में आएगा होगा। अगला है कंपोनेंट्स क्या है एनवायरनमेंट के। तो एनवायरनमेंट जो होता है बेसिकली दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। पहले कंपोनेंट का नाम होता है बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा होता है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर लिविंग वर्ल्ड आता है, यानी कि जहां पर चीजें जीवित हैं उसको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर चीजें जो होती हैं वो सब लिविंग थिंग्स होती हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, तो वो चार चीजें होती हैं बेसिकली। पहला है ह्यूमंस, दूसरा है प्लांट्स, तीसरा है एनिमल्स, चौथा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमंस यानी कि जो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल स्पीसीज, यानी कि जो हम लोग हैं, वो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल स्पीशीज हैं जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं, और हम ही लोग अपने एनवायरनमेंट को शेप कर रहे होते हैं। प्लांट्स दूसरा पार्ट है बायोटिक कंपोनेंट्स का, जो कि ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है और फूड बनाता है और सपोर्ट करता है लाइफ को, हमारी जानवरों की, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की। तीसरा है एनिमल्स। एनिमल्स भी फूड चेन का ही पार्ट है और ये हेल्प करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस में। तो बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर लिविंग चीजें आती हैं, ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, जो कि हेल्प करते हैं डिकम्पोजिशन में और न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में। ठीक, बायोटिक कंपोनेंट्स के एग्जांपल हैं फॉरेस्ट, ट्रीज, जो कि हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दूसरा टाइप है अबायोटिक कंपोनेंट्स, जो कि नॉन लिविंग चीजें होती हैं। तो ये चीजें फिजिकल होती हैं और इनके अंदर कुछ केमिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स की लाइफ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर, नॉन लिविंग चीजों के अंदर क्या क्या आती है? एयर, पानी, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, मिनरल्स। एयर कैसे हेल्प कर रही है बायोटिक कंपोनेंट्स को? क्योंकि वो एसेंशियल है ब्रीथिंग के लिए और हमको प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से। दूसरा वाटर। वाटर 70% हिस्सा है अर्थ का, और जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उन सभी के लिए वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है सॉइल, क्योंकि सॉइल सपोर्ट करती है प्लांट की ग्रोथ को। तो इस तरीके से एबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर बायोटिक कंपोनेंट्स डिपेंडेंट हैं। चौथा है सनलाइट, क्योंकि सनलाइट जो है मेन सोर्स है लाइफ का, आपको भी पता है। फिफ्थ है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट को और सर्वाइवल को बायोटिक कंपोनेंट्स की। ठीक, आपने कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को समझ लिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि लिविंग थिंग्स, ये डायग्राम आपको
तो दिमाग में आ जाएगा एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटिस्ट, ठीक है, यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आता है पानी, सॉइल, एयर, मिनरल, लाइट। और नॉन लिविंग थिंग्स की हेल्प से ही ये लिविंग थिंग्स चल पा रही हैं सृष्टि के अंदर, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर। अगला है सेगमेंट्स क्या है एनवायरनमेंट के। तो हमने एनवायरनमेंट को 4 सेगमेंट्स में बांटा हुआ है। पहला है एटमॉस्फेयर, दूसरा है लिथोस्फीयर, चौथा है हाइड्रोस्फीयर और पांचवा है बायोस्फीयर। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से समझेंगे। जो हमने एनवायरनमेंट है उसको डिवाइड कर रखा है 4 मेजर सेगमेंट्स में। सेगमेंट्स, कंपोनेंट्स, ये सब आपको याद रखना है और नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को उस टाइम पे जब एग्जाम लिख रहे होते हैं। तो सेगमेंट्स बेसिकली 4 होते हैं, कंपोनेंट्स 2 होते हैं। कंपोनेंट्स क्या कहते हैं हमारे पास, बायोटिक और अबायोटिक। सेगमेंट्स क्या है, सेगमेंट्स है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, ठीक है, और हाइड्रोस्फीयर। पहला है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्टिव शील्ड बोला जाता है। एटमॉस्फेयर को क्या बोला जाता है, प्रोटेक्टिव शील्ड। एटमॉस्फेयर वो लेयर है या वो सेगमेंट है एनवायरनमेंट का जिसके अंदर गैसेस होती हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर एक ऐसी लेयर होती है गैसेस की जो कि हमारी पृथ्वी को सराउंड करती है और हमको एयर प्रोवाइड करती है सांस लेने के लिए। एटमॉस्फेयर के अंदर एयर होती है और एयर हम ब्रीथ करते हैं। तो एटमॉस्फेयर के अंदर यानी कि जो हमारे पास एटमॉस्फेयर लेयर है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है जो कि लाइफ को सपोर्ट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन होती है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एटमॉस्फेयर हमको प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से। और हमारे क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए उसको प्रोटेक्टिव शील्ड बोला जाता है। एग्जाम्पल समझेंगे, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता पृथ्वी के ऊपर तो हमारी जो पृथ्वी है वो मार्स की तरह होती, लाइफलेस एकदम, और हम लोग एक्सट्रीम टेम्परेचर पे होते, यानी कि हम होते ही नहीं, मतलब सीधी बात है। तो एटमॉस्फेयर की वजह से ही हमारी अर्थ के ऊपर क्या है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। दूसरी है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के अंदर पार्ट आता है लैंड का, यानी कि जमीन जिसके ऊपर हम रह रहे हैं वो लिथोस्फीयर के अंदर आता है। तो लिथोस्फीयर जो होता है वो अर्थ का सॉलिड आउटर लेयर है जिसके अंदर सॉइल, रॉक्स और मिनरल्स आते हैं। लिथोस्फीयर सपोर्ट करता है ह्यूमन के सेटलमेंट को, यानी कि घर बनाने के लिए ही लैंड चाहिए ना, लैंड के ऊपर ही तो घर बनेगा। तो इसीलिए ह्यूमन के सेटलमेंट्स को लिथोस्फीयर सपोर्ट करती है। फॉरेस्ट को सपोर्ट करती है क्योंकि पेड़ भी तो सॉइल के अंदर से ही ग्रो करेंगे। एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है। लिथोस्फीयर के अंदर आती हैं माउंटेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज और प्लेन्स, जैसे कि हिमालयाज हो गया, थार डिजर्ट हो गया, डेक्कन प्लेट्यू हो गया, यानी कि जमीन के ऊपर जो भी है, जमीन के यहाँ तक, ये क्या है, लिथोस्फीयर का हिस्सा है। अगला है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी की दुनिया। हाइड्रोस्फीयर के अंदर सारी की सारी वाटर बॉडीज आती हैं, जैसे कि ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर। हाइड्रोस्फीयर एक बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करता है वाटर साइकिल में, क्लाइमेट के रेगुलेशन में और एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करने में। ओशियंस जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करती हैं ताकि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो कंट्रोल में रहे। इसीलिए हाइड्रोस्फीयर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है हमारी पृथ्वी के ऊपर। इसका एग्जाम्पल है कि गंगा और यमुना रिवर जो है, जो कि पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का, वो पानी प्रोवाइड करती हैं ड्रिंकिंग के लिए और इरिगेशन के लिए भी पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। चौथा जो हमारे पास सेगमेंट है वो है लाइफ सपोर्टिंग जोन, यानी कि बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वो रीजन है हमारे एनवायरनमेंट का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। और इसी जो हमारे पास बायोस्फीयर है, इसी रीजन के अंदर सारे के सारे जो अदर सेगमेंट्स हैं, चाहे वो हाइड्रोस्फीयर हो चाहे वो लिथोस्फीयर हो, ठीक है, वो सारे के सारे सेगमेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो बायोस्फीयर के अंदर फॉरेस्ट भी आते हैं, ओशियंस भी आते हैं, ग्रासलैंड्स आते हैं, अर्बन एरियाज आते हैं, जहाँ पे सारे ऑर्गेनिजम्स को एग्जिस्ट करते हैं। अगर डिस्टर्बेंस हो जाता है बायोस्फीयर में किसी भी तरीके से, जैसे कि पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ जाए, डिफोरेस्टेशन ज्यादा हो जाए, तो इससे सारी की सारी जो लाइफ फॉर्म्स है उन सब पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम मान सकते हैं एग्जांपल इसका कि अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है वो मेजर पार्ट है बायोस्फीयर का, और उसके अंदर लाखों करोड़ों स्पीशीज रहती हैं और वो क्रुशियल सोर्स है हमारी ऑक्सीजन का, जो बहुत मेजर हिस्सा, ऑक्सीजन का जो मेजर हिस्सा है हमारी अर्थ पे वो अमेजोन रेन फॉरेस्ट से आता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि स्कोप और इम्पोर्टेंस क्या है एनवायरनमेंट का। तो एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है? एनवायरनमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लाइफ को सपोर्ट करता है और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में काम आता है। दूसरा, एनवायरनमेंट के थ्रू ही हमको पानी, हवा, खाना और मिनरल्स मिलते हैं। एनवायरनमेंट के थ्रू ही हमारा क्लाइमेट कंट्रोल में रहता है और नेचुरल साइकिल्स चल पाती हैं, जैसे कि वाटर साइकिल हो गई या फूड साइकिल हो गई, ये सब चल पाती हैं एनवायरनमेंट की वजह से ही।
एनवायरनमेंट इसेंशियल है इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, हम आगे पढ़ेंगे कैसे वो इंपॉर्टेंट है। और एनवायरनमेंट अगर अच्छा है तो हम डिजास्टर से बच पाते हैं, जैसे कि इकोलॉजिकल और इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। ठीक है, तो ये स्कोप है और इम्पोर्टेंस है एनवायरनमेंट का। अब नीड क्या है पब्लिक अवेयरनेस की एनवायरनमेंट के इश्यू पर। एनवायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं, जैसे कि पॉल्यूशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आज आप देख सकते हैं कि पॉल्यूशन कितना ज्यादा है, डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ कितने ज्यादा काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और आज बहुत ज्यादा जरूरत है इसके ऊपर अर्जेंट अटेंशन की। तो पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू जो लोग हैं, जब उनको अवेयर होंगे तो वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेंगे, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन हो गया। गवर्नमेंट लॉज जो हैं वो भी आनी चाहिए पब्लिक अवेयरनेस में, जो कि ऐसी पॉलिसीज बनाए गवर्नमेंट, ऐसे लॉज बनाए जो इफेक्टिव हों, उसके साथ साथ उसमें पब्लिक भी पार्टिसिपेट करे। ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट लॉ बना दे या स्कीम्स बना दे या पॉलिसीज बना दे, तो बहुत सारी पड़ी हैं, लेकिन वो इफेक्टिव तब होंगी जब पब्लिक उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसीलिए पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और अगर पब्लिक के अंदर अवेयरनेस आ जाएगी, जागरूकता आ जाएगी, तो उससे एफोरेस्टेशन होगा, प्लास्टिक का यूज कम हो जाएगा, वाटर कंजर्वेशन करेंगे लोग, जिससे कि पूरा का पूरा हमारा एनवायरनमेंट के अंदर इश्यूज हैं वो धीरे 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 रेड्यूस हो जाएंगे। इसीलिए पब्लिक अवेयरनेस जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेयर की लेयर्स कौन कौन सी हैं। तो हमने एटमॉस्फेयर को भी 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अब एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर एक मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है। ये हमारी अर्थ है, इस हमारी पृथ्वी के ऊपर एक मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्टिव शील्ड होती है, ब्लैंकेट होती है, चादर बोल सकते हैं, जो कि हमारी पूरी पृथ्वी को घेरे हुए है। उसके अंदर 5 लेयर्स होती हैं और हर एक लेयर का अपना एक यूनिक रोल होता है, और वो लाइफ को सपोर्ट करती है और प्रोटेक्ट करती है हमको हार्मफुल स्पेस एलिमेंट से। तो ये करके समझने वाले हैं। पहला जो पार्ट है या पहली जो लेयर है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर एग्जिस्ट करती है 0 से 12 किलोमीटर ऊपर तक। ये अर्थ है, तो 0 से लेके 12 किलोमीटर तक जो लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। और हम इसी लेयर के अंदर हम रह रहे होते हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं वो ट्रोपोस्फियर है। तो ये लोएस्ट लेयर है जहाँ पे हम ब्रीथ करते हैं, और जहाँ पे ये एनवायरनमेंट या वेदर हैपन होता है, एनवायरनमेंट तो नहीं, जहाँ पे ये मौसम है, जहाँ मौसम है, जहाँ से हम ब्रीथ कर पा रहे हैं, उसे बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर के अंदर ही रेन होती है, स्टॉर्म्स आते हैं, क्लाउड्स बनते हैं। ट्रोपोस्फियर के अंदर 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और कुछ ट्रेसेस हैं बाकी अदर गैसेस के। जैसे जैसे हम हायर जाएंगे तो ट्रोपोस्फियर के अंदर टेम्परेचर ड्रॉप होता है, यानी कि जैसे जैसे हम 0 से लेके 12 किलोमीटर तक जाएंगे तो 0 पर सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, और 12 किलोमीटर के ऊपर जब जाएंगे तो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होगा इस स्फीयर के अंदर या इस लेयर के अंदर। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है कि जब एक एरोप्लेन या कोई प्लेन फ्लाई करता है एक अच्छे एल्टीट्यूड पे, ठीक है, तो वो टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर पे फ्लाई कर रहा होता है। ठीक, ये आपको याद रखनी है, नोट्स में दूंगा ये आपको। दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जो है वो एग्जिस्ट करता है 12 से 50 किलोमीटर पे, और इसको हम ओजोन शील्ड के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इसके अंदर ओजोन लेयर होती है जो कि हमको हेल्प करती है या हमको बचाती है यूवी रेस से, क्योंकि ओजोन लेयर क्या करती है, वो हार्मफुल यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है जो कि सन से आ रहे हैं। जेट प्लेन्स या वेदर बैलून जो होते हैं वो इस स्फीयर के अंदर फ्लाई करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा काम है। ट्रोपोस्फियर की तरह इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है हाइट के हिसाब से। ठीक है, यानी कि अगर हम 0 से 12 किलोमीटर चलेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप होगा, लेकिन जैसे जैसे 12 से 50 किलोमीटर की तरफ चलेंगे, उस क्षेत्र में क्या होगा, उस क्षेत्र में जो टेम्परेचर वो बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा होगा और यहाँ पे बढ़ रहा होगा। ठीक, तीसरा है मेसोस्फियर। मेसोस्फियर यानी कि 50 से 80 किलोमीटर का जो ऊपर वाला एरिया है उसे बोलते हैं मेसोस्फियर। मेसोस्फियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मीटियोर आते हैं, जिस लेयर में मेटियोर बर्न हो रहे होते हैं उसको बोलते हैं मेसोस्फियर। ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है, यहाँ पे टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं। यहाँ पे मेटियोर्स बर्न अप होते हैं जिससे कि वो अर्थ से बच जाएं। ठीक है, यानी कि अर्थ हमारी जो पृथ्वी है वो बच जाए इन मेटियोर्स से। तो मेसोस्फियर में मेटियोर्स बर्न अप हो जाते हैं। यहाँ पे एयर का प्रेशर बहुत लो होता है और टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा होता है एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस। ट्रोपोस्फियर में भी सेम चीज हो रही होती है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, उसी तरीके से जो हमारा टेम्परेचर है वो घटेगा। स्ट्रेटोस्फियर में इसका उल्टा है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा। मेसोस्फियर में क्या है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी टेम्परेचर डिक्रीज होगा।
इसका एग्जांपल क्या है कि जब हम शूटिंग स्टार देखते हैं, कि जब हम देखते हैं कि ऊपर से तारा टूट रहा है, तो एक्चुअल में तारा नहीं टूट रहा होता है, वो एक मीटियोर होता है जो कि मेसोस्फीयर में आके जल जाता है। ठीक, ये एक लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर का डायग्राम है। ये ट्रोपोस्फियर होता है, ये स्ट्रेटोस्फियर होता है, उससे ऊपर होता है मेसोस्फियर। मेसोस्फियर में ये हमारे मीटियोर्स होते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फियर के अंदर एरोप्लेन्स वगैरह फ्लाई करते हैं। मेसोस्फियर में और थर्मोस्फियर में जेट्स वगैरह फ्लाई करते हैं। और एक्सोस्फियर जो है उसमें क्या होता है, सैटेलाइट्स वगैरह जो हैं जिनके थ्रू हम नेटवर्क कर पाते हैं, वो एक्सोस्फियर में फ्लाई करता है। ठीक है, तो थर्मोस्फियर जो होता है वो 80 से लेके 700 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है, और इसके अंदर स्पेस गेटवे होता है, यानी कि इस लेयर को पार करके हम स्पेस में पहुंच जाते हैं। ठीक है, थर्मोस्फियर बहुत हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, क्योंकि ये जो लेयर है ये अब्जॉर्ब करती है हाई एनर्जी सन रेज की। यहाँ पे ऑरोराज होते हैं जो कि ऑकर हो रहे होते हैं चार्ज पार्टिकल्स की वजह से। थर्मोस्फियर के अंदर ही स्पेस स्टेशन है, जैसे कि आईएसएस है, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी थर्मोस्फियर के अंदर है। इसका एग्जांपल है कि एस्ट्रोनॉट जो आईएसएस में रहते हैं, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हैं, वो थर्मोस्फियर का हिस्सा है। फिफ्थ है एक्सोस्फियर, जो कि 700 किलोमीटर से ऊपर वाला जो एरिया है या प्लस वाला जो एरिया है वो एक्सोस्फियर में आता है, यानी कि ये एज है स्पेस का, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर मर्ज कर रहा होता है स्पेस के साथ। इसके अंदर बहुत फ्यू एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, या होंगे तो हाइड्रोजन और हीलियम के ही होंगे। यहाँ पे सैटेलाइट्स होती हैं जो कि ऑर्बिट कर रही होती हैं अर्थ के अराउंड ड्यू टू मिनिमल एयर रेजिस्टेंस। इसका एग्जांपल है जीपीएस और कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो कि हमारे एक्सोस्फीयर में ही है। आई होप इतना आपको समझ में आ जाओ। अब बात करते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम कम्युनिटी है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग एलिमेंट्स के साथ। इकोसिस्टम क्या है? एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग एलिमेंट्स के साथ एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और नॉन लिविंग एलिमेंट्स मतलब एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट। तो इकोसिस्टम एक कम्युनिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग एलिमेंट्स के साथ एक स्पेसिफिक एरिया में। इकोसिस्टम के अंदर सब कुछ कनेक्टेड होता है। अगर इकोसिस्टम का हम एक पार्ट डिस्टर्ब करते हैं तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम अफेक्ट होता है। इसका एग्जांपल है एक पॉन्ड, एक फॉरेस्ट, या हमारा एक छोटा सा गार्डन भी इकोसिस्टम का हिस्सा होता है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम इकोसिस्टम की? तो इकोसिस्टम जो है उसको हम क्लासिफाई करते हैं दो ब्रॉड कैटेगरीज में। पहला है नेचुरल इकोसिस्टम जो कि नेचर ने खुद से बनाया है। ठीक है, तो नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना। नेचुरल इकोसिस्टम को हमने फर्दर डिवाइड किया है कई टाइप्स में। पहला है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी कि लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। लैंड बेस्ड इकोसिस्टम के अंदर फॉरेस्ट इकोसिस्टम आता है जहाँ पे घने जंगल हैं, घने पेड़ हैं, डाइवर्स एनिमल्स रहते हैं, रिच बायोडाइवर्सिटी है। इसका एग्जांपल है अमेजोन रेन फॉरेस्ट, पार्ट है फॉरेस्ट इकोसिस्टम का। सुंदरबंस जो है वो पार्ट है फॉरेस्ट इकोसिस्टम का। दूसरा है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, यानी कि ओपन लैंड जहाँ पे ग्रास होती है, यानी घास वगैरह है, जहाँ पे कम ट्रीज हैं, जहाँ पे एनिमल्स ग्रेज करते हैं, यानी कि चरते हैं, खाना चरते हैं। जैसे कि अफ्रीकन का सवन्ना हो गया है, इंडियन के प्रेरीज हो गई, ये सब एग्जांपल हैं ग्रीनलैंड इकोसिस्टम के। तीसरा है डेजर्ट इकोसिस्टम, जहाँ पे क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम में होता है, मिनिमल रेनफॉल होता है, कैक्टस वगैरह ग्रो करते हैं, और यहाँ पे ड्रॉट रेजिस्टेंस एनिमल रहते हैं, जैसे कि हमारे ऊंट वगैरह, कैमल्स वगैरह रहते हैं। इसका एग्जांपल है थार डेजर्ट और सहारा डेजर्ट। चौथा है माउंटेन इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का ही पार्ट है। यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होता है, ऑक्सीजन लेस होती है, वेजिटेशन एल्पाइन चीजों की होती है, स्नो कवर्ड होती है, पीक्स। इसका एग्जांपल है हिमालयाज और एल्प्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम किया है हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज में। पहला है नेचुरल इकोसिस्टम जो कि नेचर ने खुद से बनाया है, इसके अंदर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आता है। दूसरा आता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक यानी कि वाटर बेस्ड, पहला है लैंड बेस्ड, दूसरा है वाटर बेस्ड। ठीक है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है जिसके अंदर रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स आते हैं। इसका एग्जांपल है गंगा रिवर और दल लेक। दूसरा है मैराइन इकोसिस्टम जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम का ही पार्ट होता है। इसके अंदर ओशियंस आते हैं, सीज आते हैं, कोरल रीफ्स आते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा रिच हैं। इसका एग्जांपल है पैसिफिक ओशियन, ग्रेट बैरियर रीफ। तीसरा है स्टोराइन इकोसिस्टम। स्टोराइन इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम है जहाँ पे रिवर्स जो हैं वो सी के साथ मिल जाते हैं, और ये जो इकोसिस्टम होता है यहाँ पे
फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर मिक्स हो रहे होते हैं। इसका एग्जांपल है सुंदरबंस डेल्टा। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम का ये डायग्राम आपको जरूर बना के आना जब आपसे क्वेश्चन आए कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम बताइए। तो हमने बेसिकली दो टाइप्स में इकोसिस्टम को डिवाइड कर रखा है, पहला नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल फिर हमने फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल के अंदर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और डेजर्ट्स आते हैं। एक्वेटिक के अंदर मैरीन लाइफ, फ्रेश वाटर लाइफ आती है। और फ्रेश वाटर में रिवर्स आते हैं और लैंडिक चीजें आती हैं। लेटिक मतलब रिवर्स और लैंडिक मतलब लेक्स। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पार्ट है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो कि ह्यूमंस ने बनाया है। ये इकोसिस्टम जो है इसको मॉडिफाई और बनाते ह्यूमंस हैं अपने अपने पर्पस के लिए। पहला है एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, इसी के अंदर यानी कि क्रॉप्स, इरिगेशन सिस्टम्स और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम का हिस्सा है, जो कि ह्यूमंस एग्रीकल्चर के लिए बनाते हैं खुद से ही। दूसरा है अर्बन इकोसिस्टम। अर्बन इकोसिस्टम मतलब कि शहर, रोड, बिल्डिंग्स, ह्यूमन डोमिनेटेड एरियाज, ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का पार्ट है अर्बन इकोसिस्टम के अंदर। तीसरा है एक्वेरियम इकोसिस्टम। एक्वेरियम इकोसिस्टम क्या होता है? ये एक आर्टिफिशियली मेंटेन्ड वाटर हैबिटेट होता है। आपने देखा होगा ना, एक्वेरियम्स होते हैं जहाँ पे लोग फिशेस को डालते हैं, टॉर्टोइस को डालते हैं, ठीक है। एक्वेरियम इकोसिस्टम क्या होता है? एक आर्टिफिशियली मेंटेन्ड वाटर हैबिटेट होता है जिसके अंदर कंट्रोल्ड स्पीशीज होते हैं। इसका एग्जांपल है फिश टैंक्स या आर्टिफिशियल लेक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है स्ट्रक्चर क्या है इकोसिस्टम का। तो एक इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर जो होता है वो रेफर करता है कि कैसे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं बैलेंस बना करके। तो इसके दो पार्ट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। ये हमें बताइए आपको, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के अंदर जो होते हैं वो कई सारे रोल्स प्ले करते हैं। देयर आर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट प्ले डिफरेंट रोल्स इन द इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर लिविंग थिंग्स होती हैं जिनको हमने कई पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहले हैं प्रोड्यूसर्स और दूसरे हैं कंज्यूमर्स और तीसरे हैं डिकम्पोजर्स। तो हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है बायोटिक कंपोनेंट्स को, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉफी बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स, एल्गी, बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। खुद से कैसे बनाते हैं? थ्रू फोटोसिंथेसिस। इसका एग्जांपल है पेड़, घास, फाइटोप्लैंक्टन जो कि ओशियंस के अंदर होते हैं। ये सब क्या होते हैं? ये प्रोड्यूसर्स का पार्ट है क्योंकि ये अपना खाना खुद से बना रहे हैं। दूसरा है कंज्यूमर्स जो कि प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो कि प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर अपने खाने के लिए। तो कंज्यूमर्स को भी हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है हेर्बीवोर्स, दूसरा है कार्निवोर्स, तीसरा है ओमनिवोर्स। हेर्बीवोर्स क्या होते हैं? ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं। हेर्बीवोर्स एग्जांपल है डियर और काउ। दूसरे होते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स को बोलते हैं हम सेकेंडरी या टर्शियरी कंज्यूमर्स जो कि एनिमल्स को खाते हैं। इसका एग्जांपल है लायन और ईगल, क्योंकि लायन जो है डियर को खाता है, ईगल जो है वो भी डियर को खा लेता है। तो ये हेर्बीवोर्स जो है ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। कार्निवोर्स खाते हैं एनिमल्स को, हेर्बीवोर्स खाते हैं प्लांट्स को। अब आते हैं ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स यानी कि जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, दोनों का भोजन लेते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल है ह्यूमंस और बियर्स। बियर्स जो है वो घास भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं। तीसरा टाइप आता है हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स में डिकम्पोजर्स। तो ये नेचुरल रिसाइकलर्स बोला जाता है इनको, क्योंकि डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रेक डाउन करते हैं और उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको वापस सॉइल के अंदर मिला देते हैं। इसका एग्जांपल है फंगी, बैक्टीरिया और अर्थवॉर्म्स। आई होप आपको समझ आया होगा। दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। ये फिजिकल और केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं लेकिन ये जीवित नहीं है। इसका एग्जांपल है सनलाइट, वाटर, एयर, सॉइल, टेम्परेचर एंड क्लाइमेट। तो ये प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का प्लांट्स के लिए सनलाइट। वाटर इसेंशियल है सारे लाइफ फॉर्म्स को एग्जिस्ट करवाने के लिए। एयर बहुत ज़्यादा जरूरी है। सॉइल हमको न्यूट्रिएंट्स और प्रोवाइड करता है प्लांट्स के लिए ग्रो करने को। सॉइल के ऊपर ही हमारे घर वगैरह बने हुए होते हैं। टेम्परेचर और क्लाइमेट जो होता है वो अफेक्ट करता है प्लांट्स के सर्वाइवल को, एनिमल्स के सर्वाइवल को। तो ये हमारे दो कंपोनेंट्स हैं, इतना समझ गए होंगे आप। अब ये सारे के सारे कैसे काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ? तो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट, हर्बीवोर्स प्लांट्स को ईट करते हैं। डिपेंडेंसी देखिए इनकी एक दूसरे के साथ, कैसे एक साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कैसे हैं। प्लांट्स सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, खाना बनाते हैं खुद का। हर्बीवोर्स प्लांट्स को खा लेते हैं, कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खा लेते हैं। डिकम्पोजर्स जब ये मर जाते हैं, कार्निवोर्स हर्बीवोर्स,
या प्लांट्स उनको डिकम्पोज करके डेड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ब्रेक डाउन कर देते हैं और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल के अंदर वापस चली जाती है और वही न्यूट्रिएंट्स वापस प्लांट्स को हेल्प करती हैं ग्रो करने में। और ये जो कंटिन्यूस साइकिल चल रही है हमारे पूरे पृथ्वी के अंदर, सृष्टि के अंदर, इससे जो हमारा इकोसिस्टम है वो बैलेंस रहता है। इकोसिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। कंप्यूजर्स फर्सर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं, मैं बता चुका हूँ। एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स, इडेफेक्टिव फैक्टर्स और टोपोग्राफिक फैक्टर्स। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, छोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। नोट्स की अगर आप एक बार देख लेंगे 110% कह रहा हूँ, आपका कोई भी किसी तरीके का डाउट नहीं रहेगा। अब है कि फूड चेन क्या होती है। तो फूड चेन एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस है जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि कौन किसको खा रहा है इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, सिंपल हम ये कह सकते हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ मिलजुल के या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट करके हमारी पूरी की पूरी फूड चेन चल रही है। फूड चेन क्या है? एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस है जो कि ये दिखाता है कि कौन किसको खा रहा है इकोसिस्टम के अंदर। फूड चेन की वजह से एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरफ। ठीक, स्ट्रक्चर क्या है फूड चेन का हम ये समझते हैं। तो फूड चेन हमेशा इसी ऑर्डर को फॉलो करता है। पहला है प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स, ये अपना खाना खुद से बनाते हैं सनलाइट के हेल्प से। प्रोड्यूसर्स को खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि हार्बीवोर्स जो कि प्लांट्स को खा रहे होते हैं। तीसरा होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी कि कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स, ये हर्बीवोर्स चीजों को खा रहे होते हैं, हर्बीवोर्स को खा रहे होते हैं। चौथे होते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स यानी कि टॉप प्रेडेटर्स जो कि बाकी कार्निवोर्स को खा रहे होते हैं। फिफ्थ होता है डिकम्पोजर्स यानी कि फंगस और बैक्टीरिया जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स को ब्रेक डाउन करते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल कर देते हैं, सॉइल के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या फूड चेन का समझ लेते हैं। तो हमारे पास प्लांट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स को क्या कौन खा रहा है? प्लांट्स को खा रहे हैं हर्बीवोर्स यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स। हर्बीवोर्स के अंदर आते हैं रैबिट्स, ठीक है, ग्रास हॉपर्स, ये सब आ रहे होते हैं। ठीक है, अब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है इनको खाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर आते हैं फॉक्स, ठीक है, जो कि हर्बीवोर्स को खा रहे हैं। फोर्थ इसके अंदर आता है टर्शरी कंज्यूमर्स यानी कि जो सबसे ऊंचे वाले प्रेडेटर्स हैं, शिकारी हैं, वो खाते हैं बाकी सारे कार्निवोर्स को। ठीक, फिर आता है डिकम्पोजर, जब ये सब मर जाते हैं तो इनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल कर देते हैं बैक इनटू द सॉइल। इसके एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो सन जो है वो हेल्प करता है ग्रास यानी कि प्रोड्यूसर को ग्रो करने के लिए। अब ग्रास को खाते हैं ग्रास हॉपर, ठीक है, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स का हिस्सा है। ग्रास हॉपर्स को खाते हैं फ्रॉग्स जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं स्नेक्स जो कि टर्शरी कंज्यूमर्स हैं। और टर्शरी कंज्यूमर्स को खाते हैं टॉप प्रेडेटर यानी कि ईगल। और जब ये सब मर जाते हैं तो इनको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर देते हैं। अगर इनमें से कोई भी लिंक डिसअपियर हो जाए, यानी कि अगर ये ग्रास बिल्कुल खत्म हो जाए तो बाकी सबकी लाइफ डेंजर में आ जाएगी। इसीलिए कह सकते हैं कि सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर इनमें से कोई भी ये प्रोड्यूसर या कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर कोई सा भी लिंक इनमें से डिसअपियर हो जाए तो पूरी की पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम अफेक्ट होता है। तो क्यों फूड चेन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा। तो आपके लिख के आना है कि बैलेंस को मेंटेन करने के लिए फूड चेन इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये पॉपुलेशन को चेक में रखती है। दूसरा, ये एनर्जी के ट्रांसफर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी जो है, सन की एनर्जी ग्रास में गई, ग्रास की एनर्जी ग्रास हॉपर में, ग्रास हॉपर की एनर्जी फ्रॉग में, फ्रॉग की स्नेक में। तो इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, और फूड चेन की वजह से रिसाइकलिंग नेचर के अंदर है, क्योंकि डिकम्पोजर जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स को वापस सॉइल के अंदर रिटर्न कर देते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फूड चेन के 2 डायग्राम्स बना रखे हैं मैंने कि कैसे ग्रास प्रोड्यूसर से ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर को बर्ड खा लेती है, बर्ड को स्नेक खा लेता है, स्नेक को आउल खा लेता है, और आउल मर जाता है तो मशरूम डिकम्पोजर्स बन जाता है। डिकम्पोजर्स फिर दोबारा से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सॉइल में डालते हैं और उसी सॉइल से ग्रास बन जाती है। तो ये फूड चेन के 2 डायग्राम्स हैं। आप कोई भी एक डायग्राम बना के आइए कि जब भी आप फूड चेन का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इसके साथ ये भी लिख के आइएगा कि कौन कौन सा कंज्यूमर कौन सा है। पहला होता है प्रोड्यूसर, फिर 3 टाइप्स के कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, उसके बाद डिकम्पोजर्स आते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला है फूड वेब क्या होता है। तो फूड वेब एक नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का। मल्टीपल फूड चेन्स है हमारी सृष्टि में। अब वो मल्टीपल फूड चेन्स कैसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है,
उसी नेटवर्क को फूड वेब बोला जाता है। ठीक है, फूड चेन एक सिंगल पाथवे होता है। ठीक है, एक सिंगल पाथ में या लूप में चलता रहता है सब कुछ। लेकिन फूड वेब में क्या होता है कि मल्टीपल जो हमारे पास फूड चेन्स हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। और एक फूड वेब जो होता है वो मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप्स को शो कर रहा होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एग्जाम्पल क्या है फूड वेब का? एक फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट के अंदर हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। तो फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स होते हैं जिनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, जिनको खाते हैं डियर्स, रैबिट्स या ग्रास हॉपर्स। उसके बाद सेकंड लेवल पर आते हैं हर्बीवोर्स, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स बोले जाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि डियर या रैबिट, वो उनको खाया जाता है, वो खाते हैं प्लांट्स को। और इनको कौन खाता है? इनको खाते हैं फ्रॉक्स, फ्रॉक्स और स्नेक। ठीक। तीसरा पार्ट आता है कार्निवोर्स का, यानी कि टर्शरी कंज्यूमर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इसके अंदर लायन आ जाता है, स्नेक आ जाता है, जिनके अंदर हमारे पास फॉक्स आ जाती है, स्नेक आ जाता है, जिसको खाते हैं ईगल्स और टाइगर्स। चौथे होते हैं डिकम्पोजिशंस, यानी कि फंगी या बैक्टीरिया, जिनका काम होता है डेड प्लांट्स को, एनिमल्स को ब्रेक डाउन करना और उनके न्यूट्रिएंट्स को वापस सॉइल के अंदर डाल देना। ये तो पूरा एक वेब है जहाँ पे एक स्नेक फ्रॉग को खा लेता है या रैबिट को खा लेता है, या एक हॉक जो है वो बोथ स्नेक को भी खा सकता है, रैबिट को भी खा सकता है। इस तरीके से जो ये पूरा इकोसिस्टम है वो इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, जिससे कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है हमारा इकोसिस्टम के अंदर वो स्टेबल बन जाता है ज़्यादा। और सिंगल फूड चेन के अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहती है उतनी ज़्यादा जितनी फूड वेब के अंदर है, और हमारी सृष्टि फूड वेब पर चल रही है। फूड चेन उसका एक छोटा सा हिस्सा है। अब फूड वेब क्यों इंपॉर्टेंट है? फूड वेब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इकोसिस्टम के अंदर बैलेंस बना करके रखता है। ठीक है, दूसरा इससे इंटरडिपेंडेंस जो एक दूसरे के ऊपर वो दिखती है, क्योंकि एवरीथिंग जो है इस नेचर के अंदर वो सब कनेक्टेड है। फूड वेब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज्यादा रिजाइलेंट होती है फूड चेन से, क्योंकि इसके अंदर जो स्पीशीज हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस आने पर भी। लेकिन फूड चेन में ऐसा नहीं हो सकता। अगर फूड चेन में कोई एक लिंक खत्म हो जाता है तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम हिल जाता है। लेकिन फूड वेब में ऐसा नहीं है, अगर कोई एक लिंक कहीं से हट गया तो ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा, अदर जो है एडजस्ट कर लेंगे। फूड वेब का एग्जाम्पल क्या है? देखो, ये ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर भी खा रहा है, माउस भी खा रहा है, रैबिट भी खा रहे हैं। ठीक है, रैबिट को फॉक्स भी खा रही है। ठीक है, रैबिट को हॉक भी खा रहा है, यानी कि ये बाज भी खा रहा है। ठीक है, माउस को फॉक्स भी खा सकती है, हॉक भी खा सकता है, आउल भी खा सकता है। ठीक, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है, बर्ड खा रही है। ठीक है, बर्ड को स्नेक खा सकता है। ठीक है, बर्ड को हॉक खा सकता है, फ्रॉग को स्नेक खा सकता है। इस तरीके से जो ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी है, इसी को फूड वेब बोलते हैं। और ये डायग्राम आप बना के है कि जब भी क्वेश्चन पूछे जाए तो प्लीज डायग्राम बना के जरूर आया करिए। अगला है इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? इकोलॉजिकल पिरामिड एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे एनर्जी, बायोमास और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट लेवल्स पे फूड चेन के अंदर। ये हेल्प करता है कि कैसे एनर्जी फ्लो करती है प्लांट से लेके टॉप प्रेडेटर्स तक एक इकोसिस्टम के अंदर। इकोलॉजी का पिरामिड क्या है? सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि ये दिखाता है कि कैसे एनर्जी, बायोमास और पॉपुलेशन इस हमारे पूरे फूड चेन के अंदर, फूड चेन के डिफरेंट लेवल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हेल्प करता है कि कैसे एनर्जी फ्लो हो रही है प्लांट से लेके, यानी कि प्रोड्यूसर से लेके टॉप प्रेडेटर्स तक। इकोलॉजी के पिरामिड का एक एग्जांपल है, ये डायग्राम बना के आइएगा, जहाँ पे प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और टॉप कार्निवोर्स, तो कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होती है और कैसे एनर्जी और बायोमास और पॉपुलेशन जो है इन डिफरेंट लेवल्स के ऊपर फूड चेन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला लेवल टॉप लेवल कार्निवोर्स का है, सॉरी प्रोड्यूसर्स, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और टॉप कार्निवोर्स। ये आपको डायग्राम बना के आना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला है टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो हमारे पास 3 टाइप्स के इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं। पहला है पिरामिड ऑफ एनर्जी, दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, तीसरा है पिरामिड ऑफ नंबर्स। अब एक एक करके हम इसको सबको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी को, जो कि अपराइट होता है, यानी कि हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी के अंदर हम देखते हैं कैसे एनर्जी डिक्रीज हो रही है हर एक लेवल पे फूड चेन के। यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे उससे भी कम हो गई, यहाँ पे उससे भी कम हो गई और यहाँ पे सबसे कम है। तो कैसे एनर्जी का लेवल डिक्रीज हो रहा है हर एक लेवल पे फूड चेन के, ये पिरामिड ऑफ एनर्जी की तरह पता चलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि केवल 10% एनर्जी जो है पास होती है नेक्स्ट लेवल पे, और बाकी के बाकी लॉस्ट हो जाती है हीट की ऑब्जॉर्ब में। इसका एग्जांपल ये समझते हैं कि अगर एक प्लांट जो है वो 1000 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है सन से,
प्लांट्स के थ्रू हर्बीवोर सिर्फ 100 कैलोरीज ही ले पाता है, फिर उस 100 कैलोरीज में से कार्निवोर सिर्फ 10 किलो कैलोरी ही ले पाता है। ठीक है, अब ये पिरामिड ऑफ एनर्जी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शो करती है कि क्यों जो टॉप प्रेडेटर्स हैं उनके पास वो कम है, क्यों टॉप प्रेडेटर्स बहुत कम है इस इकोसिस्टम के अंदर, क्योंकि उनके लिए लेस एनर्जी अवेलेबल है हायर लेवल्स पे। इसीलिए जो हमारे सृष्टि के अंदर जो प्रेडेटर्स यानी कि शेर हो गए, चीता हो गए, ये सब कम होते हैं प्रोड्यूसर्स के मुकाबले, प्राइमरी कंज्यूमर्स के मुकाबले, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के मुकाबले, ट्रस्टनिक कंज्यूमर्स के मुकाबले, क्योंकि इनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। और प्रोड्यूसर्स के लेवल पे एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, प्राइमरी कंज्यूमर्स के लेवल पे एनर्जी उससे 10% हो जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर से फिर 10% घट जाएगी, और बाकी जो 90% है भाई, वो कहाँ जाती है? उस सारी की सारी हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है। ठीक, डायग्राम जरूर बना करिएगा। दूसरा है पिरामिड्स ऑफ बायोमास। ठीक है, पिरामिड्स ऑफ बायोमास रिप्रेजेंट करता है टोटल ड्राई मास को ऑर्गेनिजम्स के हर एक लेवल पे। तो इट रिप्रेजेंट्स द टोटल ड्राई मास ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच लेवल। पिरामिड ऑफ बायोमास क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है टोटल ड्राई मास को ऑर्गेनिजम्स के हर एक लेवल पे। तो प्रोड्यूसर जो यानी कि प्लांट जो है उनके पास ज्यादा बायोमास होगा, लेकिन टॉप प्रेडेटर्स के पास सबसे कम होगा। इसका एग्जांपल क्या है? एक फॉरेस्ट के अंदर टन्स ऑफ ग्रास है, ठीक है, लेकिन टाइगर्स जो हैं वो बहुत कम है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंड ये दिखाता है अब पिरामिड ऑफ बायोमास क्यों इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है क्योंकि ये दिखाता है कि इकोसिस्टम कैसे डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर। तो पिरामिड ऑफ बायोमास का ये एग्जांपल है कि मान के चलते हैं कि 100 किलोग्राम के क्या होंगे, ग्रास होगी, 100 ही किलो के, फिर वो 1000 किलोग्राम की अगर ग्रास है तो 100 किलो के ही उसको खाने वाले होंगे। 100 किलो के अगर उसको खाने वाले हैं तो 10 किलो के इन हर्बीवोर्स खाने वाले होंगे, और अगर 10 किलो के प्राइमरी कार्निवोर्स हैं तो उनका 1% या 10% ही टॉप कार्निवोर्स होंगे। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइटेड भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। तो ये आप बना के आइएगा डायग्राम। तीसरा है पिरामिड ऑफ नंबर्स, जो कि इन्वर्टेड होता है। ये दिखाता है कि कैसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हर एक लेवल पे कैसे डिपेंडेंट है, कैसे ईच लेवल पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। या पिरामिड ऑफ नंबर्स दिखाता है कितने नंबर है, कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं हर एक लेवल पे। ठीक है, ये अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। इसका एग्जांपल क्या है? एक ग्रासलैंड के पास बहुत ज्यादा ग्रास होती है, लेकिन डियर बहुत कम है, और डियर से भी कम लायंस हैं। दूसरा एग्जांपल है कि एक ट्री इकोसिस्टम में एक बड़ा ट्री होता है, उसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, और उन इंसेक्ट्स को खाने वाले बहुत कम बर्ड्स होते हैं, और उन बर्ड्स से भी कम उनको बर्ड्स को खाने वाले होते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे पॉपुलेशन स्टडी कर सकते हैं, इकोसिस्टम मैनेज कर सकते हैं। इन सब पिरामिड्स के हम क्या देख सकते हैं? इन सब पिरामिड से हमको ये पता चला कि एनर्जी रेड्यूस होती है जैसे जैसे हम पिरामिड के ऊपर जाते हैं। प्रोड्यूसर्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं सारे लेवल्स को, और टॉप प्रेडेटर्स इसलिए कम है क्योंकि एनर्जी और बायोमास डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं। तो पिरामिड ऑफ नंबर के हिसाब से कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स तो बहुत सारे हैं, ग्रास नंबर्स में बहुत ज्यादा है, हर्बीवोर्स उनसे कम है, ग्रासहोपर्स और इंसेक्ट्स जो हैं वो कम है। तीसरा, ग्रासहोपर्स और इंसेक्ट्स को खाने वाले फ्रॉक्स और बर्ड्स उससे भी कम है। ठीक है, और इन फ्रॉक्स और बर्ड्स को खाने वाले हॉक्स जो हैं वो इनसे भी कम है। तो इस तरीके से अगर हम टॉप लेवल पे जाएंगे तो सबसे लोएस्ट नंबर या सबसे लोएस्ट मास होगा यहाँ पे, और अगर प्रोड्यूसर सबसे छोटे लेवल पे जाएंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब है बैलेंस्ड इकोसिस्टम क्या होता है? तो एक बैलेंस इकोसिस्टम वो जगह होती है जहाँ पे सारे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ हार्मनी में रह रहे होते हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए। ऐसे सिस्टम्स में प्लांट्स, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं राइट प्रोपोर्शन में। बैलेंस इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जहाँ पे सब कुछ एक सही ढंग से चल रहा होता है और सही प्रोपोर्शन में चल रहा होता है। ठीक है, बैलेंस इकोसिस्टम के अंदर प्लांट्स, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स, नॉन लिविंग फैक्टर्स जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, ये सब राइट प्रोपोर्शंस में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा, इसके अंदर एनर्जी का जो फ्लो है वो स्मूथ होता है, चाहे वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ हो या कंज्यूमर से डिकम्पोजर की तरफ हो। बैलेंस इकोसिस्टम के अंदर नेचुरल प्रोसेसेस जैसे कि वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल वो प्रॉपरली फंक्शन कर रही होती है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या चीज इकोसिस्टम को बैलेंस करती है? ठीक है, तो पहली है बायोडाइवर्सिटी।
यानी कि ज़्यादा स्पीसीज से ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। दूसरा है प्रेडेटर जो है और जो उनको खाने वाले हैं उनका रिलेशनशिप अगर अच्छा है तो इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा डियर्स हो जाएंगे और टाइगर कम रहेंगे तो इकोसिस्टम सफ़र करेगा, क्योंकि घास खत्म हो जाएगी। ठीक है। तीसरा, इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए न्यूट्रिएंट साइकिल बहुत अच्छी होनी चाहिए। डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को रिटर्न करते हैं सॉइल में, और वही जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हेल्प करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने में। ठीक है। चौथी है सफिशिएंट रिसोर्सेज भी बैलेंस रखते हैं इकोसिस्टम को, क्योंकि अगर अच्छा खासा पानी होगा, अच्छा खासा फूड होगा, अच्छा खासा शेल्टर होगा स्पीसीज के लिए, सफिशिएंट रिसोर्सेज होंगे, तभी तो ये पूरा इकोसिस्टम बैलेंस में रहेगा। अगर जो पांचवी चीज क्या है, क्लाइमेट स्टेबिलिटी, जो कि हेल्प करती है इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए, क्योंकि अगर क्लाइमेट में चेंजेस आ जाते हैं उससे पूरा का पूरा बैलेंस जो है इकोसिस्टम को डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग से हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे स्पीशीज खत्म हो गए हैं, बारिशें बहुत कम पड़ रही हैं, तो इससे पूरा इकोसिस्टम जो है हमारा डिसबैलेंस हो रहा है। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि क्या होता है जब कोई भी इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाता है, तो किस वजह से होता है? पहला, डिफोरेस्टेशन से ट्रीज कम होंगे तो लेस ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन लेस होगी तो हैबिटेट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे और क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। दूसरा, ओवरहंटिंग और पोचिंग से क्या दिक्कत आती है? ओवरहंटिंग और पोचिंग से जो कुछ स्पीशीज हैं वो खत्म हो जाते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा फूड चेन वो डिस्टर्ब हो जाता है। तीसरी चीज़ है पॉल्यूशन, इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा अनबैलेंस में लाती है, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से एयर जो है वो दूषित हो जाती है, पानी दूषित हो जाता है, सॉइल दूषित हो जाती है, जिससे कि बाकी जो लाइफ फॉर्म्स जो इनके ऊपर डिपेंडेंट है उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है। चौथी चीज़, क्लाइमेट चेंज से क्या दिक्कत आती है? क्लाइमेट चेंज में अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर चले जाते हैं, उसकी वजह से सी लेवल्स जो है वो राइज हो जाते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम अफेक्ट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। ठीक। एग्जांपल्स क्या हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इकोसिस्टम की? बैलेंस इकोसिस्टम वो होता है जहाँ पे सारे फॉरेस्ट जो हैं या फॉरेस्ट जो हैं जहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वो सही मात्रा में हो, डियर्स जो प्लांट्स को खाने वाले हैं वो भी सही प्रोपोर्शन में हो, टाइगर्स जो कि डियर्स को खाते हैं या उनका हंट करते हैं वो भी सही प्रोपोर्शंस में हो, और डिकम्पोजर्स जो हैं वो भी अच्छे खासे हों ताकि इनके न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल कर पाएं। अनबैलेंस्ड क्या होता है? अगर बैलेंस्ड में से कोई भी एक लिंक डिसअपियर हो जाए, या फिर कह सकते हैं टाइगर डिसअपियर हो जाएगा, तो डियर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ओवर ग्रीजिंग हो जाएगी और प्लांट्स मर जाएंगे, जिससे कि स्टार्वेशन होगा और उसके बाद ये डियर्स भी मर कोलैप्स हो जाएगा। अब हम कैसे बैलेंस्ड बना सकते हैं इकोसिस्टम को? तो ज़्यादा ट्रीज प्लांट करके, पॉल्यूशन को रिड्यूस करके, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके, सस्टेनेबल लिविंग को अपना करके। ठीक है। ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने से क्या होगा? ऑक्सीजन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट मिलेगा। पॉल्यूशन कम हो जाएगी तो क्या होगा? प्लास्टिक अगर हम कम यूज़ करेंगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट को कंट्रोल करेंगे, तो सॉइल, वाटर या एयर पॉल्यूशन कम हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ को अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? पोचिंग, यानी कि जो उनका इल्लीगल जो उनका धंधा होता है कि भाई हम क्या करते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, एलिफेंट्स की जो हाथ वो दांत होते हैं उनको काट काट के ले जाते हैं, उनको पोच करते हैं, उनको मारते हैं। और अगर हम इसको पोचिंग को स्टॉप करवा देते हैं तो प्रेडेटर प्रे बैलेंस बन जाएगा इस इकोसिस्टम के अंदर। फिफ्थ है सस्टेनेबल लिविंग, जो कि है हम नेचुरल रिसोर्सेज का वाइजली यूज करें। ठीक है। एक बैलेंस इकोसिस्टम जो होता है वो की होता है सारे स्पीशीज के सर्वाइवल का, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो बहुत ज़रूरत है कि हम प्रोटेक्ट करें। अब इफेक्ट्स क्या है ह्यूमन की एक्टिविटीज़ का एनवायरनमेंट के ऊपर? तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनका मेजर इम्पैक्ट होता है नेचर के ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके से। तो हम एक एक करके देखेंगे कि हमारी बेसिक नीड्स जैसे कि फूड, शेल्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन कैसे अफेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, उनके दोनों की हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स देखेंगे। पहला है फूड प्रोडक्शन की पॉजिटिव साइड्स क्या है? पॉजिटिव साइड्स ये हैं कि एडवांस्ड फार्मिंग मेथड से ज़्यादा फूड सप्लाई हो पा रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से केमिकल यूज रिड्यूस हो जा रहा है। इसके नेगेटिव क्या है? तो नेगेटिव ये है कि ओवर फिशिंग कर रहे हैं हम लोग खाने के लिए, जिससे कि मैराइन इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, जिससे कि सॉइल और वाटर में पॉल्यूशन आ जाती है। फूड का जो वेस्ट है वो कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल पॉल्यूशन पे। तो फूड प्रोडक्शन के हमने पॉजिटिव साइड्स भी देख लिए, नेगेटिव साइड्स भी देख लिए। अब हम शेल्टर और हाउसिंग के देखते हैं कि वो कैसे अफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को। पॉजिटिवली कैसे अफेक्ट करता है, पहले हम ये देखेंगे। तो पॉजिटिवली इफेक्ट करता है कि हम इको फ्रेंडली हाउसेस बनाते हैं, जहाँ पे सोलर पैनल्स होते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही होती है। अगर हम ऐसे शेल्टर्स या हाउसिंग बनाते हैं तो उससे एनवायरमेंटल हार्म कम हो जाता है।
ये तो पॉजिटिव साइड हो गई। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन स्पेसेस हम बनाते हैं तो उससे एयर क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। अब इसका एक नेगेटिव साइड भी है। हम लोग पेड़ पौधे काटते हैं, हम लोग जंगलों को काट लेते हैं अपने नए घर बनाने के लिए, जिससे कि हैबिटेट लॉस होता है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है ह्यूमंस का एनवायरनमेंट पे, ठीक है। फिर सीमेंट और ब्रिक प्रोडक्शन जो होता है उससे एयर पॉल्यूशन होता है। वेस्ट जनरेशन जो है उससे लैंडफिल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक। अगला है हमारे पास एग्रीकल्चर की पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे। एग्रीकल्चर का पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि क्रॉप रोटेशन अगर हम करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो उससे सॉइल फर्टिलिटी अच्छी हो जाती है। दूसरी चीज, टेक्नोलॉजी से आज की डेट में फूड प्रोडक्शन बढ़ गया है, ठीक है, ये तो पॉजिटिव साइड हो गई। नेगेटिव साइड क्या है? इस समय लोग एक्सेसिव वाटर का यूज करते हैं, जिससे कि ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो जाता है। वो पेस्टिसाइड्स लगाते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स भी मर जाते हैं उस पेस्टिसाइड से, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। नेगेटिव इम्पैक्ट, तीसरा नेगेटिव इम्पैक्ट है मोनोकल्चर, यानी कि हम एक ही क्रॉप को बार बार उगाते रहते हैं, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस हो जाती है। अब इंडस्ट्री एक्टिविटीज के क्षेत्र में देख लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा है एनवायरनमेंट पे? पॉजिटिवली तो इम्पैक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट को इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कैसे? जॉब्स प्रोवाइड करके और इकोनॉमी को इम्प्रूव करके। इनोवेशन जो है ग्रीन एनर्जी में, उससे उसने हेल्प किया है फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंस को रिड्यूस करने के लिए। अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि फैक्ट्रीज से ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स एमिट होते हैं एयर के अंदर, वाटर के अंदर, सॉइल के अंदर, जिससे कि पॉल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसकी वजह से टॉक्सिक वाटर बॉडीज बनती जा रही हैं। डिफोरेस्टेशन जो है इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के लिए हम करते हैं, यानी कि पेड़ पौधे काटते हैं इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए, जिससे कि हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है। अगर पॉजिटिव साइड का क्वेश्चन आता है तो पॉजिटिव साइड लिख के आना, नेगेटिव साइड का क्वेश्चन आता है नेगेटिव साइड लिख के आना। ठीक। अगला है माइनिंग के पॉजिटिव साइड्स क्या है और नेगेटिव साइड्स क्या है एनवायरनमेंट पे। माइनिंग का पॉजिटिव साइड ये है कि इसेंशियल मिनरल्स मिलते हैं हमको माइनिंग से, टेक्नोलॉजी के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। दूसरा, जो मिनरल्स होते हैं उनसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि माइनिंग से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है और बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। माइनिंग जो है उससे जो वेस्ट पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं वो रिवर्स और लेक्स में जा रहे होते हैं। तीसरा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि माइनिंग से डिस्प्लेसमेंट होता है लोकल कम्युनिटीज का। सिक्स्थ चीज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन को, ऐसे क्या एनवायरनमेंट पर नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव दिखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्टिविटी और ट्रेड अच्छा हो चुका है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में, जो कि पॉल्यूशन को रिड्यूस कर रहे हैं। अब इसके नेगेटिव भी हैं। बहुत सारे व्हीकल्स ऐसे हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करते हैं, जिससे कि क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन होता है, और वो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन होता है। रोड्स और रेलवे से फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स खत्म होते जा रहे हैं। हम ऑयल निकालते हैं शिप्स के थ्रू, तो उनमें से जो ऑयल है वो कभी कभी निकल जाता है, जिससे कि मेरा लाइफ हार्म हो रही होती है। तो आपने ये सब देख लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगला क्वेश्चन है कि कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं इस इम्पैक्ट को। तो हमको सस्टेनेबल फार्मिंग चूज करनी होगी ताकि फूड वेस्टेज कम हो। हमको रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज करना होगा हमारे घरों में, हमारी इंडस्ट्रीज में। हमको रिफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन को सपोर्ट करना होगा ताकि हम अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर पाए। हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना होगा, कारपूलिंग मेथड्स को अपनाना होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाना होगा, ताकि हम एमिशंस जो हैं जिनसे कि पॉल्यूशन हो रही है उसको कट डाउन कर सकें। तो सस्टेनेबल चॉइसेस अगर हम आज करेंगे तो हमारा फ्यूचर जो है वो अच्छा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि कैसे इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी अफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को। तो हम सब लोग जो हैं, क्वेश्चन क्या है कि कैसे इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी अफेक्ट करती है एनवायरनमेंट को। तो हम लोग सभी चाहते हैं स्टेबल इनकम, हम लोग सभी चाहते हैं एक सेफ होम, हम लोग सब लोग चाहते हैं एक सिक्योर फ्यूचर। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलबींग इंपैक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट को? आज हम ये करके समझने वाले हैं। पहला है इकोनॉमिक सिक्योरिटी और उसका इम्पैक्ट क्या है नेचर के ऊपर। जब एक कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो वहाँ पे लोगों के पास जॉब्स होते हैं, वहाँ लोगों के बिजनेसेस ग्रो करते हैं, वहाँ की इंडस्ट्रीज एक्सपेंड हो रही होती हैं। लेकिन इसका नेगेटिव साइड ये है, उससे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। दोनों ही तरीके से पड़ता है, गुड वे में भी और बैड वे में भी। अब कैसे पड़ता है वो समझेंगे। गुड वे में कैसे पड़ता है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे कि सोलर या विंड एनर्जी है, उससे ज़्यादा फंडिंग मिलती है और पॉल्यूशन रिड्यूस हो जाती है। गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकती है रिफॉरेस्टेशन में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में और पॉल्यूशन कंट्रोल में। तीसरा, मोर मनी मीन्स बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिड्यूसिंग फ्यूल यूज एंड ट्रैफिक पॉल्यूशन। तो ये तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी आएगी गुड साइड के थ्रू, और इससे एनवायरनमेंट में भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। बैड साइड क्या है?
ज़्यादा इंडस्ट्रीज यानी कि ज़्यादा पॉल्यूशन, ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन, ज़्यादा रिसोर्स का डिप्लीशन। हाई प्रोडक्शन और कंज्यूमर डिमांड क्रिएट करती है, जो कि उससे ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट क्रिएट होता है। ओवर यूज अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का कर लेते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, कोल हो गया, मिनरल्स हो गया, उससे शॉर्टेज आ जाती है। तो ये बैड साइड है इकोनॉमिक सिक्योरिटी की। इसका एग्जांपल क्या है? चाइना और इंडिया जो है आज की डेट में बूमिंग इकोनॉमीज हैं, लेकिन इन्हीं इकोनॉमीज से सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है और सबसे ज्यादा डिफोरेस्टेशन हो रहा है। जिससे इकोनॉमिक सिक्योरिटी तो बढ़ रही है, लेकिन एनवायरनमेंट की जो सिक्योरिटी है वो खत्म होती जा रही है। अगला है सोशल सिक्योरिटी और उसका लिंक एनवायरनमेंट के साथ। सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि लोगों के पास सही मात्रा में फूड के एक्सेस हो, उनके पास अच्छा पानी हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी हो, एजुकेशन अच्छी हो, और एक सिक्योर सोसाइटी हो जहाँ पे एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म ना हो और एनवायरनमेंट पे हेल्प हो। सोशल सिक्योरिटी का मतलब समझ गए कि लोगों के पास अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छा हेल्थ केयर, अच्छा एजुकेशन होना चाहिए। अब ये कैसे हेल्प करता है नेचर में? तो एजुकेटेड लोग अगर होंगे तो ज़्यादा सस्टेनेबल के साथ केयर करेंगे एनवायरनमेंट की और बेटर चॉइसेस ले पाएंगे। गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट करेगी इको फ्रेंडली हाउसिंग को, क्लीन वाटर को, वेस्ट मैनेजमेंट को, और स्ट्रॉन्ग सोशल सिस्टम अगर होगा तो उससे इको कॉन्शियस फार्मिंग को एनकरेज किया जाएगा, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन होगा। अब ये नेचर को कैसे हार्म कर सकता है? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ होती जा रही है, सोशल सिक्योरिटी सब लोग चाहते हैं, लेकिन उससे डिमांड बढ़ गई है फूड की, एनर्जी की, वाटर की, जिससे कि शॉर्टेजेस आ रही हैं। दूसरी चीज, हम लोग सिटीज को एक्सपेंड कर रहे हैं, जिससे कि फॉरेस्ट एनिमल हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और उससे पूरा पूरा इकोसिस्टम बैलेंस एनवायरनमेंट में दिक्कत आ रही है। हम ज़्यादा एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हायर कार्बन एमिशंस हो रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसका एग्जांपल क्या है? यूएस के पास सोशल सिक्योरिटी बहुत हाई है, यानी कि लोगों के पास सही मात्रा में खाने पीने का, हेल्थ केयर का, एजुकेशन का, सब चीज़ों का क्या है? सिक्योरिटी है। लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट्स इसी जगह से होते हैं, यूएस से होते हैं। अब कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं ग्रोथ और नेचर को? तो हमको रिन्यूएबल एनर्जीज में इन्वेस्ट करना होगा, हमको इको फ्रेंडली बिजनेस को सपोर्ट करना होगा, ग्रीन जॉब्स को प्रमोट करना होगा, हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करना होगा, एजुकेट करना होगा लोगों को सस्टेनेबिलिटी के ऊपर और वेस्ट रिडक्शन के ऊपर, हमको पॉलिसीज बनानी होंगी, प्रोटेक्ट करना होगा फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। तो एक स्ट्रांग इकोनॉमी और एक सिक्योर सोसाइटी वो होती है जहाँ पे नेचर को कोई हार्म ना हो। ठीक। अब है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है? तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम इवेल्युएट करते हैं एनवायरमेंट के ऊपर इफेक्ट्स को। ठीक है। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, कोई भी गवर्नमेंट स्टार्ट करती है, जैसे कि बिल्डिंग अ डैम, फैक्ट्री, हाईवे एक्सेट्रा, उससे पहले एक ईआईए होता है, यानी कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। ये एक असेसमेंट होता है जो कि इवेल्युएट करता है कि एनवायरमेंट यानी कि एनवायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। ठीक है। यानी कि जब हम गवर्नमेंट डैम बनाना चाह रही होती है कहीं पे, उससे पहले ये ईआईए होता है, यानी कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, जिसके थ्रू पता चलता है कि अगर हम डैम बना लेते हैं तो उससे एनवायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। ईआईए इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करता है पोटेंशियल पॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के, डिफोरेस्टेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिसोर्स डिप्लीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ईआईए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एंश्योर करता है प्रोजेक्ट को कि वो एनवायरमेंटल लॉस के अंदर अंदर बनेगी। ठीक है। ईआईए के थ्रू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट होती है, वाटर बॉडीज प्रोटेक्ट होती हैं और एयर क्वालिटी भी प्रोटेक्ट हो रही होती है। ईआईए एनकरेज करता है इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस को और डेवलपमेंट को, इसीलिए ईआईए इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स क्या होता है ईआईए में? तो पहला स्टेप होता है स्क्रीनिंग का, यानी कि हम चेक करते हैं कि क्या प्रोजेक्ट को जरूरत है ईआईए की। दूसरा पार्ट होता है इसका स्कोपिंग का। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं स्कोपिंग के अंदर क्या आइडेंटिफाई करते हैं? पॉसिबल एनवायरमेंटल रिस्क क्या हो सकते हैं इस प्रोजेक्ट के बनने से। फिर तीसरा स्टेप होता है असेसमेंट का, यानी कि हम स्टडी करते हैं एयर को, वाटर को, सॉइल को, बायोडाइवर्सिटी के इम्पैक्ट को। फोर्थ चीज होती है मिटिगेशन, यानी कि अगर मान के चलो हमने प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, पहले तो हम देखेंगे उसकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग में क्या करेंगे? स्क्रीनिंग में देखेंगे कि क्या इस प्रोजेक्ट के लिए ईआई की जरूरत है। अगर जरूरत है तो उसके बाद हम स्कोपिंग करेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट के बनने से एनवायरनमेंट के ऊपर क्या रिस्क हो सकता है। उसके बाद हम इन रिस्क का असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट मतलब हम देखेंगे कि एयर, वाटर, सॉइल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद हम मिटिगेशन करेंगे। मिटिगेशन का मतलब क्या होगा? हम ऐसी वेज सजेस्ट करेंगे जिससे कि नेगेटिव इम्पैक्ट का जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाए।
उसके बाद हम पब्लिक कंसल्टेशन करेंगे EIA के अंदर। EIA के अंदर पब्लिक कंसल्टेशन होता है जहाँ पे हम ओपिनियंस लेते हैं या गवर्नमेंट ओपिनियन लेती है लोकल लोगों से। उसके बाद डिसीजन मेकिंग होता है, जो कि फाइनल स्टेप होता है, यानी कि अप्रूवल, मॉडिफाई या रिजेक्शन जो होता है प्रोजेक्ट का। इस तरीके से ये स्टेप्स होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, जब भी हाईवे बनाना चाहती है गवर्नमेंट एक फॉरेस्ट के थ्रू, तो उसका EIA चेक होता है कि कैसे ये जो हाईवे है वो अफेक्ट करेगा एनिमल्स को, ट्रीज को और वाटर सोर्सेज को। आई होप इतना आपको समझ में आता होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ग्रोथ यानी कि डेवलपमेंट होना बिना नेचर को हार्म करे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आज की ज़रूरतों को, अगर आज की ज़रूरत मिल जाती है, इट मीन्स मीटिंग टुडेज नीड्स विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर। आज की ज़रूरतें अगर हम पूरी करते हैं बिना फ्यूचर को या बिना नेचर को हार्म करें, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर हम इकोनॉमिकल ग्रोथ को बैलेंस करते हैं, सोशल वेलबींग को बैलेंस कर रहे होते हैं और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिसोर्स का डिप्लीशन जो है वो प्रिवेंट हो जाता है, यानी कि हम वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स को सेव कर रहे होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पॉल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा, क्लाइमेट चेंजेस इफेक्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, ठीक है। इससे रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट मिलेगा। इससे इको फ्रेंडली और सिटीज़ जो हैं, इंडस्ट्रीज जो हैं वो बनेंगी। अब प्रिंसिपल क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है, सोशल वेलबींग इसका प्रिंसिपल है, रिसोर्स कंजर्वेशन इसका प्रिंसिपल है और रिन्यूएबल एनर्जी यूज इसका प्रिंसिपल है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि हम एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करेंगे, पॉल्यूशन को रिड्यूस करेंगे और डिफोरेस्टेशन को भी रिड्यूस करेंगे। इकोनॉमी का ग्रोथ मतलब हम इंडस्ट्रीज ऐसी बनाएंगे जो कि एनवायरमेंट को हार्म ना करें, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? सोलर एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं कोल की जगह पे, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो जाएगा और ज़्यादा रिसोर्सेज हम सेव कर पाएंगे फ्यूचर के लिए। अब कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को? पानी बचा करके, इलेक्ट्रिसिटी बना करके अपनी डेली लाइफ में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट को हम रिड्यूस कर दें, प्लास्टिक के यूज़ को हम रिड्यूस कर दें। हम ऐसी कंपनीज को सपोर्ट करें जो कि इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को फॉलो करती हों। हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करें, प्रोटेक्ट करें ग्रीन स्पेसेस को। इस तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम एक हेल्दी प्लैनेट बना सकते हैं फ्यूचर जनरेशंस के लिए, ठीक है। सो लेट्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड टुगेदर। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपका सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम एंड प्लीज यार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।